नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में जिस मुद्दे पर हम पंचायत करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 2027 का विधानसभा चुनाव होना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पक्ष विपक्ष दोनों के लिए। और जब बात विपक्ष की हम करें तो विपक्ष में 2 लड़के, याद है ना, 2 लड़के। तो 2 लड़के जो हैं उनकी पार्टियां, साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जो 2 लड़के हैं उन दोनों की पार्टियां क्या आपस में मिलने को तैयार हैं या उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच जुबानी जंग है, वो दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हम आज जो मुद्दा रख रहे हैं कि 2027 का चुनाव और सपा और कांग्रेस में टकराव। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में जो चुनाव से पहले है गठबंधन, विपक्षी गठबंधन, उसकी गांठें उलझती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ दोनों दलों के नेताओं के बीच जो बयानबाजी है उसकी तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। और मुद्दा सिर्फ बयान का नहीं है, बल्कि सवाल तो यह भी है कि गठबंधन का जो जमीनी तालमेल है, सीटों का तालमेल है, वो कैसा रहेगा। सपा के नेता उदयवीर सिंह ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर निशाना साधते हुए कहा, हालांकि वो लगातार, अगर उनका ट्विटर अकाउंट देखिएगा तो वो कांग्रेस पर लगातार हमला करते ही रहते हैं। आईपी सिंह पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की तरह अपनी पार्टी के संगठन के नेता नहीं हैं इमरान मसूद, और गठबंधन से जुड़े फैसले सपा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा, क्योंकि इमरान मसूद लगातार बयान देते रहते। तो उस पर उन्होंने कहा, तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इमरान मसूद तो सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं। तो इसके जवाब में कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन की वजह से ही तो समाजवादी पार्टी 2024 में 37 सीटें जीत पाई, वरना 2022 में क्या हाल हुआ था, 120 भी पार नहीं कर पाए थे। और इमरान मसूद ने तो यहां तक भी कह दिया कि सपा ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करती जो अपनी बात खुलकर रखते हैं। उनके बयान पर सपा ने भी पलटवार किया, और सपा नेताओं का कहना है कि गठबंधन के कुछ नियम होते हैं और सभी को इसकी मर्यादाएं निभानी चाहिए। आरोप तो यह भी है कि कांग्रेस के कुछ नेता गठबंधन मजबूत करने के बजाय सपा पर निशाना साध रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या यूपी चुनाव से पहले ही कांग्रेस और सपा का गठबंधन, यानी दोनों लड़कों की जो पार्टियां हैं, 2 लड़कों की पार्टियां, उनमें अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुट गए हैं क्या? क्योंकि पूर्व मंत्री और जो सपा के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह हैं वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ा हमला जो उन्होंने किया इमरान मसूद पर और असदुद्दीन ओवैसी पर, कहा ये दोनों अमित शाह के इशारे पर चलते हैं। आगे चलकर ये बयान आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि उनका सोशल मीडिया पोस्ट था, वो पोस्ट दिखाएंगे। लेकिन उनके इस पोस्ट से और लगातार कांग्रेस पर हमले से किस तरह से कांग्रेस आग बबूला हुई, और विशेष रूप से इमरान मसूद, वो दिखाते हैं और दोनों तरफ की बयानबाजी दिखाते हैं। और बीजेपी के लिए तो ये बिल्कुल सुकून वाली बात है, बीजेपी मजा ले रही है। पहले सारे नेताओं पक्ष विपक्ष का बयान सुनिए। हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर। ये करो और मरो की लड़ाई है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सब मतभेद भुला करके पार्टी के प्रत्याशी को लाने के लिए काम करना चाहिए। देखिए, सपा के नेताओं को हमला मुझ पे करते हैं। अरे भाई, बीजेपी पे भी कर लो। मुसलमानों की मस्जिदें टूट रही हैं, मुसलमानों के मदरसे टूट रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी बोल लो। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मेरे ऊपर निशाने साधेंगे। मुझसे क्या मिलेगा निशाना साध के? भाई, अगर आपको ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ लड़ना है तो गठबंधन फाइनल करिए। आपको गठबंधन चिल्लाना, सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनल पे आप गठबंधन बोल रहे हो।
धरातल पे कुछ करना नहीं चाहते हो तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो, क्योंकि सरकार अगर नहीं आएगी तो पिटेंगे हम। कांग्रेस पार्टी का शुरू से रिवाज रहा है कि राष्ट्रवादियों पर जो है वो गर्मी और राजद्रोहियों पर नरमी। अब ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इसकी एक्सपायरी डेट भी एक्सपायर हो चुकी है। निश्चित तौर से उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी सियासत इसी तरह की दिखाई पड़ेगी। समाजवादी पार्टी हमारा ऑलरेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बहुत मजबूती के साथ चुनाव ना केवल लड़ा जाएगा, सरकार बदली जाएगी। 2014 से लेकर के 2024 तक भाजपा तो आगे लगातार बढ़ रही है, लेकिन सपा सफा हो रही है, कांग्रेस सफा हो रही है। भाजपा का कमल, शासन का कमल, विकास का कमल, गरीब कल्याण का कमल, महिला सशक्तिकरण का कमल चतुर्दिक खिल रहा है। हमारे सामने सबसे ज्यादा चुनौती है संविधान बचाने की, नौकरी बचाने की, लोगों के अधिकार बचाने का। ऐसी परिस्थिति में इंडिया अलायंस एक रहना चाहिए और उत्तर प्रदेश में सशक्त है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रभाव है उसका। दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और बेईमानी नहीं होगी तो सरकार बनेगी। ये कैसा गठबंधन है? कांग्रेस पार्टी को समाजवादी गाली देती है, समाजवादी को कांग्रेस गाली देती है और फिर एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं। एक बार अखिलेश जी ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा था, अखिलेश भी कहा था कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के मुखिया को। और हमने देखा है कि कांग्रेस का रवैया अपने हर एलाय पार्टनर के साथ इसी तरीके का है, जो उन्होंने डीएमके के साथ किया, आम आदमी पार्टी के साथ किया, आरजेडी के साथ किया, यूबीटी सेना के साथ किया, एनसीपी शरद पवार के साथ किया। तो कोई एलाय पार्टनर उनके साथ रहना नहीं चाहता। राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई स्वीकारता नहीं है। तो आपने इन सभी नेताओं की बातें सुन ली, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते हैं कि इमरान मसूद इतने आग बबूला हैं क्यों। दरअसल एक बार फिर से दोहरा दूं, आईपी सिंह जो सपा नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि ये इमरान मसूद, असदुद्दीन ओवैसी टाइप के लोग, ये दोनों और इस तरह के लोग अमित शाह के इशारे पर काम करते हैं। और ये तो मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ। जब आप आईपी सिंह के ट्विटर अकाउंट पर जाएंगे और उसको जब स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको दर्जनों पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें कांग्रेस पर गंभीर हमला है। तो बात फिर वही गठबंधन पर सवाल उठता है कि क्या ये गठबंधन वहां पर हो पाएगा और क्या दोनों पार्टियों के बीच तलखी है। आज इसी पर पंचायत करेंगे। अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिला सिंह जी। साथ में प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। नमस्ते, स्वागत धर्मेंद्र जी। संजीव कौशिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखते हैं। रामकृपाल सिंह सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आज प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, जैसा मैं अभी बोल रहा था कि जब हम इस प्रोग्राम को कर रहे थे ना, तो हमने देखा इमरान मसूद बड़े गुस्से में है। मामला क्या है भाई? तो थोड़ा हम बैकग्राउंड में गए, पीछे ढूंढते ढूंढते आईपी सिंह जी के ट्विटर अकाउंट पर गए। ठीक है, वहां पर हमने देखा दर्जनों पोस्ट कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल आग बबूला है वो, और इमरान मसूद पर पर्सनल अटैक तो है ही एक पोस्ट में कि ये अमित शाह के इशारे पर चलते हैं, उसमें ओवैसी जी को भी शामिल किया है। ये अगर ऐसे आईपी सिंह जी के ट्विटर अकाउंट पर ऐसे पोस्ट होंगे प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, तो फिर कैसे दो लड़के एक बार फिर से साथ मिलकर काम कर पाएंगे 2027 के चुनाव के लिए? लालचंद्र जी, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है और एक लोकतंत्र मैं तो सिर्फ आपको कह रहा हूं कि आपकी चिंता होनी चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते जो आपकी चिंता है उसको हम बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। बस छोटी सी गुजारिश ये है कि उत्तर प्रदेश में दो अलायंस चुनाव लड़ेंगे। एक का नाम है इंडिया गठबंधन और दूसरे का नाम है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि एनडीए गठबंधन। नॉन डेमोक्रेटिक, अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक। तो बस आपसे गुजारिश इतनी है कि दोनों का पलड़ा बराबर बराबर आप आकलन करेंगे तो शायद आप इस पर मेरे ऊपर, इस मामले में मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मुझे लगता है कि एक न्याय जैसा महसूस होगा। अलायंस आप की जो आगे बढ़े उससे पहले एक बात बोल दूं, आगे बढ़े उससे पहले एक बात बोल दूं, जरा पैनल को देख लीजिए
देखिए कैसे पलड़ा ना सिर्फ बराबर रखा है बल्कि आपका पलड़ा भारी रखा है। बगल में संजीव कौशिक जी भी हैं, अनिला जी तो अकेले हैं। आपने अपने रिमार्क में एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया। बोलिए। आपने अपने रिमार्क में या ओपनिंग में एक बार भी एनडीए का नाम नहीं लिया जी। एनडीए अलायंस के अंदर जो हो रहा है उसको भी झांकने की जरूरत है। अनिला बहन जी बहुत बखूबी जानती हैं इनके अलायंस पार्टनर कौन कौन से हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो योगी जी को क्या नहीं बोले थे, बोलेंगे मंदिर में घंटा बजवाएंगे, भीख मंगवाएंगे। एक दूसरे अलायंस पार्टनर संजय निषाद जी हैं। जब निषाद के साथ अपमान होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए वो जाकर के मंच पर फूट फूट कर रोते हैं कि हमें अपने लोगों को न्याय कैसे मिले। आप सोचो एक कैबिनेट मंत्री अगर रो रहा है जाकर के स्टेज पर जाकर के रो रहा है और जनता से अपील कर रहा है कि आपको मैं न्याय नहीं दिलवा पा रहा हूं, मैं बहुत आहत हूं, ये पूरे विश्व का एक अनोखा उदाहरण होगा जो किसी सरकार में कैबिनेट मंत्री करता होगा कि हम न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। ये असली सच्चाई एनडीए गठबंधन की है। प्रोफेसर धर्मेंद्र, उसके अलावा अनुप्रिया पटेल जी उधर एनडीए की तरफ मोड़ दिया। अभी मैं पूछ लूंगा एनडीए वाले डिफरेंस पर पूछ लूंगा अनिला सिंह जी से। आप इस पर बोलिए दो लड़कों की पार्टियों पर कि ये जो आईपी सिंह कर रहे हैं और इमरान मसूद एकदम बिल्कुल फायर हुए पड़े हैं। लालचंद जी आपने छोड़ दिया था इसलिए मैंने मोड़ दिया था। हाँ। अगर आप नहीं छोड़ते तो शायद मैं नहीं मोड़ता। बस अनुप्रिया जी की एक बात कह के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बोलिए पूरा। अनुप्रिया पटेल जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आज भी शिक्षक पिछले 4 साल से आंदोलित हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल भी पूरे होने वाले हैं लेकिन उन्हें न्याय आज तक नहीं मिला। और मेरे ख्याल से विभिन्न भर्तियों को मिला करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पीसी भी किया था। उसमें बताया था कि लगभग 11,000 से ज्यादा आरक्षित पद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में पिछड़े के और दलितों के भारतीय जनता पार्टी ने खा गए और उनको आज तक वो पद नहीं मिले। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हिस्से की बात तो पूरी कह दी लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रोफेसर धर्मेंद्र जी। आपके सवाल पे मैं आ रहा हूं। मैंने आपको कहा था कि जो भी अलायंस करता है हर अलायंस का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है क्योंकि दल अलग अलग होते हैं। हर दल की अपनी विचारधारा होती है, अपनी कार्यशैली होती है, उसके अपने नेता होते हैं। किस नेता की कितनी हैसियत होती है, कौन से नेता बोलने के लिए रखे जाते हैं, तो कौन आप क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता आईपी सिंह की हैसियत नहीं है ये कह रहे हैं? नहीं, मैं अब वही तो बात आ गई ना। या इमरान मसूद की हैसियत पर सवाल उठा रहे हैं सर? आप मुझे बताइए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी में और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर के कौन बात करेगा? आप मुझे बता दीजिए। क्या इमरान मसूद बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से? तो ये मान के चलाना फिर आईपी सिंह वर्सेस इमरान मसूद जो है ये फालतू वाली बात है। नहीं, जब उनके एक नेता फालतू बात कर रहे हैं, जिनका दोनों नेता फालतू बात कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, जब आप मुझे बताइए कि इमरान मसूद से कोई पूछा जाएगा, मुझे बताइए आप, इमरान मसूद से पूछा जाएगा कितने सीटों पे गठबंधन होना है, इमरान मसूद तय करेंगे कितने सीटों पे गठबंधन होना है, कौन सी सीट किसको देनी है, इमरान मसूद तय करेंगे क्या? जिसके पास कोई मतलब पावर ही ना हो, अब उसकी बात को क्या सीरियस लिया जाए? अब चूंकि डीडी न्यूज पूरे देश में देखा जाता है, राष्ट्रीय चैनल है, अगर आपने चिंता जताई है तो हमें भी बयान देना जरूरी है। मैं लौटता हूँ आपके पास। हर एक अपने कार्यकर्ता और नेता की अपनी चाहत होती है कि लौटता हूं संजीव कौशिक जी, क्योंकि संजीव कौशिक जी इमरान मसूद बड़े फायर हुए पड़े हैं। अच्छा, बोलते बोलते उन्होंने यहाँ तक वो इतने ज़्यादा फायर थे, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है इनको मुसलमान नेता सुहाता नहीं है सपा वालों को, इसीलिए मुझे इस तरह से हमला कर रहे हैं मेरे ऊपर। इमरान मसूद की वो बाइट हमने सुनवाई भी है। ऐसे में कैसे होगा संजीव कौशिक जी? 2024 में तो ठीक ठाक प्रदर्शन हुआ था, अब दोनों लड़के मिलकर के फिर से प्रदर्शन करें ये होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर धर्मेंद्र की ये बात सही है कि देखिए फाइनल फैसला तो जो शीर्ष नेतृत्व है उधर से अखिलेश जी होंगे, इधर से शायद राहुल जी होंगे और दोनों मिलकर के करेंगे। लेकिन अगर नेताओं के बीच ऐसी जुबानी जंग होगी और कार्यकर्ता आपस में नहीं मिलेंगे तो कैसे चुनाव लड़े जाएंगे और कैसे सफलता पाई जाएगी? संजीव कौशिक जी। देखिए लालचंद जी, सच बात यह है कि इलेक्शन से पहले जब दो पार्टी अलग अलग पार्टियां जब गठबंधन करती है तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है और उसके तहत वो गठबंधन करते हैं। ये कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है कि हर पार्टी में अति उत्साहित या जो राजनेता होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा। आप भी खारिज कर रहे हैं जैसे प्रोफेसर धर्मेंद्र ने खारिज किया दोनों नेताओं को, आईपी सिंह और इमरान मसूद को, आप भी खारिज कर? नहीं, हम खारिज नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इसमें बुरा क्या है? दोनों पार्टी के नेता यदि कह रहे हैं कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हम मजबूती के साथ, देखिए जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता है, कोई भी पार्टी अपने आप को ये मान ले कि हमारी ताकत कम है तो शायद सीटों में उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये एक सीटों के बंटवारे से पहले संजीव जी, क्या इससे ये निष्कर्ष निकालूं कि ये सीटों की संख्या को लेकर दबाव बनाने की कोशिश के तहत भी ऐसा हो सकता है क्या, ऐसी बयानबाजी?
किस राजनीतिक दल और किस गठबंधन में ऐसा नहीं होता है? भारतीय जनता पार्टी से छूटी हो तो बताइए आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये सब इसी वजह से हो रहा है? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि छूटी हो तो बताइए। चूंकि तमाम नेता अपने तरीके से, अपनी पार्टी के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से वो मजबूती से अपना एक फील्ड तैयार करते हैं और उस फील्ड पे दावेदारी उनकी होती है। लेकिन देखना ये होता है कि केवल दावेदारी है सीटों के आधार पर या संख्याओं के आधार पर या जीतने वाली सीटें हैं। तो ये फैसला निचले या जो जिस लेवल के नेताओं के बीच की बात हो रही है, ये फैसला उनके हाथ में नहीं है। ये फैसला करने वाले उच्च स्तरीय नेता। ये बात अखिलेश जी कह चुके हैं कि जीत विनिबिलिटी देखी जाएगी, कौन जीते। अच्छा, कांग्रेस के ऊपर बिहार से लेकर यूपी तक, तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक ये आरोप लगाते हैं कि विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें तो ले लेते हैं, खराब कर देते हैं, हमारी सरकार बनाने की संभावना भी डुबो देते हैं। देखिए, जब इलेक्शन के बाद में जब रिजल्ट आते हैं तो निश्चित तौर पर यदि पार्टियां हारती हुई दिखाई देती हैं, उनके हाथ में यदि कुछ ज्यादा नहीं मिलता है, तो बहुत कम ऐसी ईमानदार पार्टियां होती है जो अपने सर पे ठीकरा फोड़ती है और कहती है कि हमारे कमियों की वजह से ये नतीजा अच्छा, ठीक है, जाहिर सी बात। ठीक जी, तो ये कोई नई बात भी नहीं है और ये बात अस्वाभाविक भी नहीं है। ठीक, मैं अनिला जी के पास जाके फिर आज रामकृपाल सर के पास जाऊंगा। अनिला जी, जब हमने ये सवाल पूछा तो प्रोफेसर धर्मेंद्र ने तो पूरा, जिसे कहते हैं, आपकी तरफ मोड़ दिया, एनडीए की तरफ, कि एनडीए में देखिए कितने डिफरेंस हैं। कभी राजभर जी कुछ बोल देते हैं, कभी संजय निषाद जी कुछ बोल देते हैं, और इस तरह से तो होता ही है। ऐसे में फिर जब इनका डिफरेंस सामने आता है तो उसमें फिर आप मजा लेते हैं, आपकी पार्टी मजा लेती है, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान हमने सुनवाए, तो डिफरेंसेस तो दोनों तरफ होते हैं। अब जब तक कुछ फाइनल ना हो जाए चुनाव के लिए, तब तक तो ऐसे बयान आते रहेंगे दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी और विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी। अनिला जी। जी, मेरी सभी को राम राम। राम राम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में अभी दोनों लीडर्स ने कहा, समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी, तो इनका तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो एक ही है ना, वो है तुष्टीकरण। ये हलाल हिंदू बनकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मौकाटेरियन, जो यंग मौकाटेरियन, तो इस वाले मुद्दे पर तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, तुष्टीकरण वाले पे? बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। तुष्टीकरण, यही तो लड़ाई है इनकी। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस की एकजुटता का जो मखौटा है, वो तो देखिए पूरी तरीके से उतर चुका है। आज अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हम जो भी कुछ होता हुआ देख रहे हैं, वो केवल सीटों के बंटवारे को लेकर कोई साधारण मतभेद नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़े राजनीतिक पुरस्कार यानी कि मुस्लिम वोट बैंक, इनका वाला मतभेद एनडीए के अंदर वाले मतभेद से अलग कैसे है, ये सवाल उठता है। क्या चीज? इनका वाला जो मतभेद है वो एनडीए के अंदर वाला मतभेद, जो कभी राजभर जी का बयान आता है, कभी संजय निषाद जी का बयान आता है, उस वाले मतभेद से इनका वाला मतभेद अलग कैसे है? दो प्रकार से। बताइए। सबसे पहली बात तो ये तो है, हलाल हिंदू हम है, सनातनी हिंदू। और दूसरी बात ये है, इनकी आपस की जो लड़ाई है, वो बंधुआ वोटर, जो कैप्टिव वोटर है, वो है मुसलमान, उसके लिए लड़ाई है इनकी आपस में, वही लड़ाई है। पर इन्होंने देखा ना, पहले तो कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी ने बंधुआ वोटर बनाया हुआ था मुसलमानों को, फिर 1992 के बाद समाजवादी पार्टी ने बना लिया। अब लड़ाई तो यही है ना इनकी आपस में। हम देख रहे हैं कि भी किस प्रकार की बयानबाजी चल रही है। फिर ये उल्टा सीधा गाली गलौज करने के बाद फिर ये लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अब सब कुछ ठीक ठाक है और हमारे नेता तय करेंगे। देखिए, असलियत दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर, ये दो फैक्टर मैंने बता दिया। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपने दूसरा फैक्टर बताया अनिला जी, जो दूसरा फैक्टर बताया ना कि इसकी वजह से छीना झपटी होती है, एक बात ये भी है कि यही इनके लिए सीमेंटिंग फोर्स भी बनता है कहीं ना कहीं, कि मिल के रहो, है ना, नहीं तो बट जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात। यही एक फैक्टर भी बनता है कि भाई, और जब ओवैसी यहाँ पर आकर राजनीति करने की कोशिश करते हो, फिर देखिए इन लोगों को कैसी मिर्ची लगती है। ठीक, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे का मुझे वो पार्लियामेंट की सीढ़ियों वाला बयान याद है, कहा कि हैदराबाद वाले को आने मत देना, एक बार आ गया एक बार आ गया तो फिर बिल्कुल कब्जा जमा लेगा। खैर, रामकृपाल सर साहब अपने आप को फिर रजिया कहने लग जाते हैं, रजिया घिर गई गुंडों से, ठीक है ना। तो ठीक है। अब पर एक बात है, यहाँ पर इमरान मसूद एक बात तो सही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों की ये आवाज नहीं निकलने देना चाहते हैं।
गला घोटना चाहते हैं तो बिल्कुल भाई आवाज निकलेगी ना, निकलने देनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। अभी तो उन्होंने कहा कि मोदी के टुकड़े टुकड़े करेंगे, बोटी बोटी करेंगे, शायद वो मैं इस पर प्रोफेसर धर्मेंद्र जी की प्रतिक्रिया आगे चल करके लूंगा, लेकिन अभी पहले रामकृपाल सर के पास। रामकृपाल सर, जो आज नेताओं को पहले हमने इसीलिए मौका दिया कि ये जो विवाद जहां से उठा और विवाद पर कितना, इस विवाद को कितनी तरजीह दी जाए या ना दी जाए, एक तो इसके लिए नेताओं के बयान को पहले लाए, और दूसरी बात ये कि दो लड़कों के बीच जो इक्वेशन है वो कभी हां कभी ना वाला है क्या? क्योंकि बुआ बबुआ का इक्वेशन हमने देखा, दो लड़कों का इक्वेशन देखा था, और अब जाकर के जब ये इक्वेशन है जिसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू आया कि जो विशेष तौर पर एक समुदाय का वोट बैंक है उसके लिए छीना झपटी भी है और वही सीमेंटिंग फोर्स भी है कि मिल के रहो नहीं तो बट जाएगा और फिर जो है हमारा काम खराब हो जाएगा। यूपी का चुनाव इन विपक्षी गठबंधन के लिए, इनकी एकता के लिए आगे किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए लालचंद जी, नेताओं के बयान और जमीनी सच्चाई दोनों का बड़ा फर्क होता। मैं बयान पर नहीं जाता, मैं जमीनी सच्चाई पर जाता। आइए, पहली बात तो ये है कि पिछले जब कर्नाटक का चुनाव हुआ था वहां से माइनॉरिटी ने एक शुरुआत की कि उसको क्षेत्रीय पार्टियों से उसका मोह भंग हो गया। देवगौड़ा की पार्टी को उसने छोड़ दिया और कांग्रेस की तरफ चली गई। उसको लगता था कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प है या हमारे लिए काम कर सकती है, इस तरह का मोह था। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद जिस तरह के परिणाम आए, मैं उत्तर प्रदेश की बीच में एक बात कर लूं। 24 का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन 24 का उदाहरण देते समय लोग 14 और 19 भूल जाते हैं। 14 और 19 में 14 में समाजवादी पार्टी को जनता ने पार्टी को नकार दिया, परिवार को जिता दिया। 5 सीटें मिली थी और 19 में भी यही हुआ, सिर्फ परिवार को जिताया, पार्टी को नकार दिया। 5 सीटें मिली थी। 24 में जो इमरान मसूद कह रहे हैं, देखिए वो सच्चाई है। दलित जो है वो ओबीसी की तरफ। आपने इमरान मसूद का नाम लिया, कुछ सेकंड के लिए रोकता हूं। इमरान मसूद क्यों आग बबूला है वो अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है ना। ये जो आईपी सिंह पूर्व मंत्री और सपा के बड़े नेता, इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए आप लोग। हाँ सर, जारी रखिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इमरान मसूद जी ने एक सच्ची बात कही थी। इस देश का दलित मायावती और अखिलेश के मिलन से भी टस से मस नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता जी। और 2024 में भी एक जो झूठ फैलाया गया, जो कॉमन मैन के लिए ये था, गांव में रहने वाली एक दलित महिला को अगर आप कहिए कि आम्बेडकर और राम में से किसकी मूर्ति ले जाएगी तो आम्बेडकर की ले जाएगी। फैलाया गया कि बाबा की किताब ही खत्म कर देने वाले हैं लोग। तो वो जो दलित था वो कांग्रेस के तरफ आया। गलतफहमी अखिलेश को नहीं होनी चाहिए कि वो सपा की तरफ गया था। ठीक है। और जब ये भेद खुला उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में के नतीजे आए, 1 मिनट, महाराष्ट्र के नतीजे आए, बिहार के नतीजे आए, बंगाल के नतीजे आए, माइनॉरिटी को ये समझ में आ गया कि हमारी एकजुटता का फायदा सिर्फ भाजपा को मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा क्षमा के साथ अभी रोकना चाहूंगा, क्योंकि लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय एक बयान दे रहे हैं। सीधे वहां लिए चलते हैं, फिर इस डिस्कशन पर लौटेंगे। इस समय सीधे चलते हैं। योगी जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई है, चाहे कितना भी पैसा लगता हो, सहज रूप से उसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है। इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा भी नहीं की। हमारे यहाँ के लोग, दिवाकर त्रिपाठी जी, अन्य हमारे विधायकगण, हमारी मेयर, इन लोगों ने मिलकर भी जो प्रस्ताव उनके सामने रखा है उसकी भी बहुत ही सहज रूप से उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है। और मैं समझता हूं
ये कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ साल के अंदर नहीं, कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही हैं। और वहां जिनको स्थापित करना है उनमें से कुछ लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी से आकर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है। आज के इस अवसर पर मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, इसीलिए मैं पहले खड़ा हो गया। लखनऊ जब मैं आता हूं तो भाषण करने के लिए नहीं आता हूं, लखनऊ आता हूं तो केवल काम करने के लिए आता हूं बहनों भाइयों। इसीलिए मैंने कहा मैं भाषण नहीं करूंगा, अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र श्रीमान नितिन जी गडकरी को कि कृपया यहां आकर सभा को संबोधित करने की कृपा करें। लखनऊ तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री। तो ये जो अभी हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे थे, ये लखनऊ में जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन। और ये एक्सप्रेसवे अपने आप में इसकी कई विशेषता है। और ये भी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की ही बात कर ही रहे थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो इसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी और एनडीए वो एक बड़े दावे के साथ ज़रूर जाएंगे कि देखिए किस तरह से हमने विकास का काम किया है। और एक्सप्रेसवे के मामले में वैसे यूपी नंबर 1 बन गया है। रामकृपाल सर अपनी बात जारी रखना चाह रहे थे, रामकृपाल सर की बात को जारी रखते हैं। सर, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए अब धीरे धीरे माइनॉरिटी को ये पता चल गया है कि इतनी जल्दी हम कोई अपना उम्मीदवार प्रधानमंत्री नहीं बनवा सकते केंद्र में। लेकिन अगर एक मजबूत हमारा कोई राष्ट्रीय नेता उभरता है तो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो अब जो माइनॉरिटी के सामने 2 लोग हैं, राहुल गांधी और ओवैसी, उसमें से मतदाता को चुनना है को किसकी तरफ जाएगा। ठीक है, ये बात क्षेत्रीय दल समझ ले, क्षेत्रीय दल से पूरी तरह से उसका मतलब मन उब चुका है और वो जान गया है। तो अब धीरे धीरे जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि उसको राहुल गांधी भी अभी हाल फिलहाल में विकल्प नहीं दिख रहे हैं। उससे अच्छा उसकी तुलना में लग रहा है कि हमारा एक राष्ट्रीय नेता कम से कम पैदा हो जाए जिसके बात में वजन होगा। वो ओवैसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये मैं जमीनी तथ्य बता रहा हूँ, इसलिए सपा को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और आज जो कांग्रेस, ये कोई नई बात नहीं है, पिछले चुनाव में भी 2024 के मुझे याद है सपा प्रवक्ता कहते थे लारी साहब कि आए तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। ये था कांग्रेस के लिए उनका, आए तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। ये कोई नई बात नहीं है, ये सच्चाई इमरान मसूद भी जानते हैं कि जो दलित आया था वो कांग्रेस की चलते आया था, वरना ये इतनी सीटें नहीं मिलती। प्रेशर तो है, उन्होंने सच्चाई कही है। ठीक, प्रेशर तो है। और नतीजों की बात अगर कीजिए तो ओवैसी ने कई जगह कमाल किया है। जैसे बिहार में सीटें जीती हैं, महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ बनाई है, गुजरात में कुछ सीटें जीती हैं और तेलंगाना में तो वो हैं ही। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हमने देखा कि उतना मतलब वो कोई नतीजे में असर नहीं डाल पाए पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि असदुद्दीन ओवैसी जब यूपी में मजबूत होकर के लड़ना चाहते हैं तो चिंता तो होती है स्वाभाविक तौर पर। मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा और आप सभी से आगे के फैक्टर पर कि ये क्या यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच तू मैं है या बयानबाजी है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं, उसकी भी पड़ताल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है।
मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। हमारे साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे मेहमान इस समय मैं सीधे प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, जो एक फैक्टर है वो तो समझ में आ रहा है, रामकृपाल सर ने भी कहा कि वो तो है, और वो कहते हैं ना तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, वो ऐसा फैक्टर है ना जिसमें छीना झपटी भी है और उसके लिए जुड़ना भी है। और भी कुछ मुद्दे हैं। और क्या जो संजीव कौशिक जी कह रहे थे कि ऐसे बयान देने के पीछे ये भी मकसद रहता है कि सीटों की संख्या में जब बातचीत हो तो उसमें दूसरे के ऊपर दबाव बनाया जा सके। दबाव बनाने की एक कोशिश तो ये भी है कि कांग्रेस सीटें खराब कर देती है, चुनाव लड़ती है, सीटें खराब कर देती है, हमारी संभावना खराब कर देती है। क्या ये बयानबाजी, ये सब कुछ इस मकसद से है? आईपी सिंह को कहीं जानबूझ करके आगे तो नहीं कर दिया कि देते रहो जब तक सीटों का तालमेल ना हो जाए? लालचंद जी, लोकतंत्र की खूबसूरती यही होनी चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई विपरीत विचार है और आप बोल पा रहे हैं तो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं आप जी। एनडीए गठबंधन में ऐसे विचार अगर आते हैं तो उन्हें की भ्रूण हत्या कर दी जाती है, विचारों की भ्रूण हत्या कर दी जाती है। तो सबसे बड़ा खतरा जो लोकतंत्र को है वो एनडीए गठबंधन से है, इसलिए मैंने उसका नाम ही बता दिया, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। आप समझिए कि अनिला बहन जी इतनी शालीन संवेदनशील हैं, इन्होंने हिंदुओं की 2 कैटेगरी बना दी, एक हिंदू और दूसरा हलाल हिंदू बता दिया। अब हलाल हिंदू कौन है? जो गोमांस खाता होगा भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री, वो भी हलाल हिंदू हो सकता है। जो गोमांस बेचता होगा वो भी हलाल हिंदू हो सकता है। जो गोमांस बेचने वाली कंपनी से चुनावी चंदा लेकर के अपनी पार्टी चलाते होंगे वो भी हलाल हिंदू होंगे। आप सोचिए कि सत्ता के नशे में कोई एक बात करें, अनुमान लगाने के बजाय सीधे अनिला जी से पूछ लेते हैं किसको कहा हलाल हिंदू। लाइए अनिला जी को लाइए, पूछ लीजिए। अनिला जी, हलाल हिंदू किसके लिए कहा था आपने, बताइए। देखिए, हलाल का मतलब ही अच्छी तरीके से जानते हैं धर्मेंद्र जी, अच्छी तरीके से जानते हैं। जो अल्लाह को कबूल हो या शरिया के अकॉर्डिंगली जो भी चीज स्वीकार्य हो वो हलाल होती है। तो चाहे वो अखिलेश यादव जी हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, या इसी प्रकार के, चाहे वो ममता बनर्जी थी, इस प्रकार के जितने भी नेता हैं जो, या इस चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, किसी भी रूप में हो, क्लियर हो गया। प्रोफेसर धर्मेंद्र बोलिए, इसीलिए अनिला जी से क्लियर करवा दिया अकॉर्डिंगली। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी बोलिए। वो हलाल हिंदू हो गए, है तो हिंदू, पर तो अपने आप को शरिया के अकॉर्डिंगली ढाल लिया कि हम मुसलमान हूँ, हम बिल्कुल आपके लिए काम करेंगे, शरिया के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, हम हलाल हिंदू हैं, तो मैं उनको हलाल हिंदू बोलती हूँ। ठीक, प्रोफेसर धर्मेंद्र जी आप जवाब देंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी सनातनी हिंदू है, आप भी सनातनी हिंदू हैं। ठीक, फर्क है भाई, साफ फर्क है। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र, इनकी बौखलाहट आपने देख ली है। और गौ हत्यारे जिस पार्टी में हो, गौमांस विक्रेता जिस पार्टी में हो, गौमांस खाने वाले जिस पार्टी में हो, उसकी एक नई कैटेगरी अनिला सिंह जी अगर बता देंगी तो शायद इनकी पार्टी को भी सुविधा हो जाएगी और देश को भी सुविधा हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में एक नई कैटेगरी जुड़ गई है। इस समय एक बात तो है धर्मेंद्र सर, इस समय एक बात तो है, हिंदू दिखने और होने का इस समय जबरदस्त वैसे होड़ भी मची हुई है, और यूपी में तो कुछ जबरदस्त ही होड़ है अयोध्या चढ़ावा कांड वाले से। उसके बाद से ये बात तो है कि कौन सबसे बढ़िया परिष्कृत और अच्छा हिंदू, उसका कंपटीशन तो दिख रहा है। खैर ये बात तो है। अनिला जी कंफ्यूज हो गया है। हाँ बताया ना बहन जी ने तो बताया कि हलाल हिंदू भी आ गया है। अब हलाल हिंदू के बाद कौन सा नया हिंदू बताएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में भी चोरी करने वाला
कौन सा हराम ज्यादा है, कौन सा राम ज्यादा है, ये भी बयान भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का था। मुझे उम्मीद है कि आप इसको चला देंगे अपने रिसर्च टीम से कह के। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ये तय करना है कि हरामजादा कौन है, रामजादा कौन है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी परिस्थिति से गुजर रही है कि जिसका प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए मेरी बात, पीछे के बयानों पर जाइएगा। नहीं सर 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 पीछे के बयानों पर जाइएगा तो फिर ये हवाला आ जाएगा कि चलवा देते और गोली चलवा देते। मेरी उसका जवाब दे दूं मैं। हाँ। उसका जवाब दे दूं मैं। दे दीजिए। राम मंदिर से जुड़े हुए 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आते हैं। हाँ। एक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का आता है, एक श्रद्धेय नेताजी का आता है। हाँ। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को अपने कर्तव्य को निर्वहन न करने के लिए दंडित किया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय। वो कभी अपॉलोजेटिक नहीं रहे, न्यायालय ने 24 घंटे का कभी अपॉलोजेटिक नहीं रहे। न्यायालय से ऊपर कोई है नहीं, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। उन्होंने कहा कुर्बान, उन्होंने कहा ऐसी 100 सरकार कुर्बान, ये बोला था कल्याण सिंह जी। मेरी बात सुनिए ना, तो मेरी बात सुनिए ना, देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, देश की जो सर्वोच्च अदालत है, एक मुख्यमंत्री को 24 घंटे के लिए दंडित किया और उसी केस में श्रद्धेय नेताजी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सर्वोच्च दूसरे नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। ये दोनों में बुनियादी अंतर है, इसको भी दिखाइए आप। हम चाहते हैं कि लोग जाने, देश की जनता जाने, देश के लोग जाने। नेताजी को जो सम्मान मिला है पद्म विभूषण का मिला है ना, पद्म विभूषण का सम्मान मिला है नेताजी को। सम्मान उनके समाजवाद को योगदान को लेकर के, भारतीय राजनीति में उनके योगदान को लेकर, रक्षा मंत्री के तौर पर उनके योगदान को लेकर के मिला है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं। ये बात सच है। मतलब कोई गोली चलाने का आरोप अगर कहीं पे है तो उसे भी देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल सकता है, आप ये कह रहे। मुलायम सिंह यादव जी को ये मिला है, ठीक है। अब संजीव कौशिक जी, संजीव कौशिक जी। नहीं, अभी दूसरी बात आने दीजिए। अच्छा, जल्दी से कर दीजिए। अब मैं अनिला बहन जी से जानना चाहता हूं, और आप चूंकि इंडिया गठबंधन पे चिंतित हैं, मैंने कहा आपकी चिंता जायज है। भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी पार्टी है, दतिया में उपचुनाव होने हैं और बंकीपुर में उपचुनाव होना है। बगल चले गए, दतिया में बगल चले गए, वो तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश। अब अरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है तो भाई बात करनी पड़ेगी ना। हम तो इनको ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी ठीक है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश वाली बीजेपी में समस्या नहीं दिख रही तो मध्य प्रदेश चले जाइए, चले जाइए, कोई बात नहीं। समस्या नहीं, मैं बता रहा हूँ, अपने होता नहीं कि अपने को नहीं देखना है, दूसरे को देखना है। ये भारतीय जनता पार्टी सिखाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए तो मैंने उनको पूछा भी था, दूसरे घर को झांकना है, प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, आपसे सवाल पूछा तो अनिला जी से मैंने पूछा कि भाई एनडीए में भी डिफरेंस है और वो डिफरेंस आपका इनके डिफरेंस से अलग कैसे है। मैंने तो स्पेसिफिक इसीलिए सवाल उनसे पूछा भी था अनिला जी से। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और दर्शकों को बात सही जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैंने इसलिए बताया कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे दी। ये है इनका अलायंस। फिर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा, ये उनके नरोत्तम मिश्रा जी का लेटेस्ट बयान क्या है प्रोफेसर धर्मेंद्र जी? कहा कि एकदम स्वीकार है, जिताएंगे, दतिया में जो उम्मीदवार दिया उसको जिताएंगे और अपने समर्थकों को कहा कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा। ये हुआ ना, इसको भी बोल दीजिए ना। एक बयान सयोनी घोष का भी है, आप उसको भी चला दीजिए। हाँ, जब राघव चड्ढा पर सवाल पूछा गया था, हाँ, तो बोली थी मैं वो फिर आप लोग सोचिए कि आप लोगों के खेमे में रहकर वैसे बयान देने वाले कैसे पलट जाते हैं, है ना? वो आप लोग सोचिए। संजीव कौशिक जी की बारी अब। अगर 10 सेकंड और लास्ट 10 सेकंड और अगर आपके गर्दन पे भी तलवार रख दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इंडिया गठबंधन सही काम कर रहा है या एनडीए गठबंधन कर रहा है, तो आप बोल दोगे इंडिया गठबंधन कर रहा है। अभी अच्छा ठीक है, वो तो जनता देख रही है। नरोत्तम मिश्रा जी बोल दिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, वो जनता देख रही है, जनता तय कर रही है, जनता तय कर देगी। संजीव कौशिक जी बताइए, यही एक मामला है खाली, या फिर वहां पर दोनों पार्टियों के जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, जमीनी कार्यकर्ता, उनके बीच उस तरह का एकीकरण नहीं देखा जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा का और कांग्रेस का वैसा इतिहास रहा है। पहले तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के बहुत सारे वोटर जो हैं वो सपा की तरफ गए, खिसक गए, और भी कुछ तत्व हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टियों में दिक्कत आ रही है। आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कांग्रेस समर्थन में बात रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बताइए क्या समस्या है दोनों पार्टियों के बीच? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए, अब बोलिए। क्या आपको अब मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल बुलंद, बोलिए।
देखिए लालचंद जी, सच बात यह है कि 10 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाएगी। बीते 10 सालों का हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी को देना है। 10 सालों में जो हिंदू हृदय सम्राट केंद्र से लेकर के राज्य तक जो लगातार सरकारें बनी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लोगों ने दी और प्रचंड बहुमत से लोगों ने आपको कुर्सी पर भी बैठाया, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन क्या इसलिए बैठाया कि जो राम को लाए हैं कहने वाले उनका चंदा खा जाएंगे? क्या इसलिए बैठाया गया कि चरण पादुका चुरा के बेच डालेंगे? ये इतनी बड़ी घोटाला और खास करके हिंदू जनमानस के भावनाओं के साथ खेल जाना, भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में घिरी हुई दिखाई दे रही है। चाहे शंकराचार्य का मामला हो या सवर्णों के मामले में हो या फिर पीडीए के मामले में। इस मामले में भी यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच कंपटीशन दिखाई पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सपा ने मुद्दे को उठाया, कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। आज ही वहां पर सुनवाई हुई है, ठीक है ना। तो इस मुद्दे पर भी क्या दोनों पार्टियों में कोई छीना झपटी है, सपा और कांग्रेस में, कि अयोध्या चढ़ावा विवाद पर ज्यादा स्कोर कौन कर सकता है? लालचंद जी, ये दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली और इंडिया गठबंधन की घटक दलें हैं। इसलिए चिंता इस बात की नहीं, चिंता यह है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने आप को बचाती है। क्या वो ये वार झेल पाएगी, लोगों को बता पाएगी, अपना चेहरा दिखा पाएगी कि आज उसका जो विद्रूप चेहरा है हिंदुओं के बीच में, वो चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। आप योगी, एक बार मुझे बताइए, मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी जुबान नहीं खोलनी चाहिए और कहना नहीं चाहिए कि जिसने भी ये गलत किया है उसको हम उल्टा लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं। देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध रहे हैं, संदेह पैदा हो रहा है। यूपी के सीएम ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं और एक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या फर्क पड़ता है उसे? योगी जी की बातों का क्या मायने कि पहले 10 दिन का समय दीजिए, 15 दिन का समय दीजिए, संजीव सर मुझे बताइए संजीव सर, सीधा सवाल जी, ऐसे एक सिमिलर देता हूं आपको, एक सिमिलर देता हूं। अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड में कहीं गड़बड़ी हो गई, ठीक है, तो उसके बारे में क्या उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोलते थे? वक्फ बोर्ड में कहीं पर खुर्द-बुर्द हो गई, संपत्ति इधर से उधर हो गई, तो वक्फ बोर्ड कानून का संशोधन करने वाले, प्रावधान करने वाले उस समय के प्रधानमंत्री बयान देते थे, उस पर मानते थे बयान? लालचंद जी, क्या वक्फ बोर्ड के जैसे श्री राम मंदिर को भी आप मान के चलते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं मान के चल रहा, मैं कह रहा हूं कि जब कभी इस तरह की कहीं कोई गड़बड़ी होती है, 8 पापियों के नाम आए हैं, 8 पापियों के नाम आए हैं कि लोभ लालच में उन्होंने ये पाप किया है तो किया है, वो ऑन रिकॉर्ड है। लालचंद जी, किस महापापी को बचाने के लिए इस 8 पापियों का नाम आया है, ये तो देखिए। आप सिर्फ शंका के आधार पर ये कैसे कह सकते हैं? अगर 9वें, एक मिनट, अगर किसी 9वें महापापी के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है तो चुनौती दे रखी है कि दीजिए सबूत। छोटे मोहरों को पकड़ करके आप जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये सिर्फ शंका के आधार पर कह रहे हैं ना, या कुछ है? क्या लालचंद जी, क्या आपको लगता है कि छोटे मोटे लोगों का ये काम है, किसी के संज्ञान में नहीं आया? अब पहले तो भारतीय जनता पार्टी क्या सारे लोग एक सिरे से इसको खारिज करते रहे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अनिला सिंह जी से हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं। संजीव सर, इसको ये थोड़ा सा क्लियर हम करते हैं। आपके खिलाफ, आपके पास किसी 9वें के खिलाफ कोई बैंक अकाउंट, कोई संपत्ति, कोई मकान, कोई जमीन, कोई कैश, किसी 9वें के खिलाफ आपके पास है? अगर है तो 9वें को भी हम लोग लपेट लेंगे। जब 8 को नहीं छोड़ा तो 9वें को भी नहीं छोड़ेंगे। बताइए। लालचंद जी, जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि पुलिस लाखों करोड़ों रुपए की जब्ती करती हुई दिखाई दे रही है, एक FIR दर्ज नहीं, किनसे? ये खबर चल रही है उन्हीं 8 से। और मैंने कहा आखिर क्यों जब आप लाखों रुपए की बरामदगी कर रहे हैं और उसके बावजूद यदि आप FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि SIT हमें बना दी है, 15 दिन का मौका, 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है सर। 15 दिन का मौका दीजिए, फिर उसके बाद में 15 दिन का मौका दीजिए, छोड़ेंगे नहीं, उल्टा लटका देंगे। साहब कुछ करते हुए तो दिखे आप, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, ये पैसे कहां गए? पूरा जो चढ़ावा विवाद है संजीव सर, चढ़ावा विवाद जो है उसमें कौन दोषी है, किसकी कितनी सी गलती है, ये पब्लिक एरिना में आ चुका है, कार्रवाई हो रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जब कांग्रेस पार्टी खुद गई थी ना, 20 जुलाई का डेट दिया है और SIT की रिपोर्ट मंगाई है, केंद्र और राज्य को नोटिस भी दिया है कि आप लोग भी अपना पक्ष रखिए, 20 जुलाई को सुनवाई होगी, भरोसा रखिए ना, एकदम उसमें कोई बचेगा नहीं। और उसमें लालचंद जी, क्या इस लूट के वजह से लोग विपक्ष से सवाल करेंगे या भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे? विपक्ष से क्यों सवाल? भारतीय जनता पार्टी से भी क्यों सवाल कीजिएगा, ट्रस्ट से सवाल कीजिएगा ना।
आप क्या मानते हैं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का है? ये मानते हैं आप? मानते हैं? देश की जनता समझती है ना। देश नहीं, आप बताइए, आप सवाल उठा रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि अयोध्या मंदिर सिर्फ बीजेपी का है। जो बीजेपी से सवाल पूछा जाए, ट्रस्ट से पूछिए, राम मंदिर ट्रस्ट से पूछिए, बिल्कुल जायज है। जो लोग हैं ट्रस्ट में, जो लोग हैं, जिन लोगों को सर्वेसर्वा बनाया गया, वो कौन लोग हैं? अनिला सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई क्या तैयारी है बीजेपी की? मुझे ये बताइए, पूरब में राजभर जी, निषाद जी और अनुप्रिया पटेल जी, हाँ, पश्चिम में जयंत चौधरी, तैयारी तो पूरी है आपकी। और ये बिल्कुल आपको लगता है कि पूरा गठबंधन बना करके जाएंगे, और चाहे उधर के विपक्ष के गठबंधन में चाहे जितनी गड़बड़ी हो, आप अपने गठबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे? भरोसा है? देखिए, पहले तो मैं एक लाइन में कौशिक साहब का उत्तर दे देती हूँ। निरंतर जो विपक्ष प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को घसीट कर लेकर आ जाए जो चंदा चोरी के मसले में, पर हमारे नेता से लेकर, हमारे कार्यकर्ता से लेकर, हमारे संगठन पदाधिकारी से लेकर सबने एक ही आवाज में कहा है कि जिसने चंदा चोरी का महापाप किया है उसको वो पकड़ में भी आना चाहिए, सजा भी होनी चाहिए। 8 लोग जो हैं पकड़ भी गए हैं। पर मैं फिर बता दूं, शायद इनको नहीं पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है ना, वो ट्रस्ट नहीं चलाता है। ठीक है, ट्रस्ट जो है मैंने बोल दिया कि भाई जितना सवाल करना है ट्रस्ट से। ठीक है कौशिक साहब, ठीक है यादव साहब, आपको पता चल गया। दोबारा ये मत उठाइएगा विषय। आप लोग बहुत अजीब नजर आते हैं जब ये उठाते, क्योंकि बीजेपी का संगठन राम मंदिर का ट्रस्ट नहीं चला रहा था। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने पूर्वांचल में हमारे 3 साथियों का नाम ले लिया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे साथी का नाम ले लिया। आज की तारीख में बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग है, आपस में कोई सरफुटबल नहीं है, कुछ नहीं है। सीटों के बंटवारे पर होगा कुछ मतभेद? नहीं, देखिए, आपस में डेफिनेटली कोई भी राजनीतिक दल होता है वो चाहते हैं कि भी ज्यादा से ज्यादा उनको सीट मिल जाए। ठीक है, कांग्रेस की तरह थोड़ी ना कि 200 सीट पे हम लड़ेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी के आप कंधों पे चढ़कर आप उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहते हो और कह रहे हो 200 सीटों पे हम लड़ेंगे, ये तो जाती होती है। पर हाँ, हर राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और फिर जो सीनियर लीडरशिप होती है आपस में बात कर तय कर उसको सुलटा लेती है। पर हाँ, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद इतनी कंफ्यूज रहती है। उसने समाजवादी पार्टी को इतना कंफ्यूज कर दिया कि जिस शंकराचार्य जी को लाठी भांजी थी, आज अखिलेश यादव जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं। तो अब जो मुसलमान वोटर है वो भी कंफ्यूज हो गया कि भाई अखिलेश यादव जी हैं क्या? हाँ, हमने तो इनको हलाल हिंदू बनाया था, अब ये कौन से हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं? तो आप देखो, कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये कंफ्यूजन में बैठे हैं और हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। रामकृपाल सर, दूसरे पक्ष की भी जरा बात कर लेते हैं। जो सवाल मैंने अभी अनिला जी से पूछा, बीजेपी ने चाक चौबंद व्यवस्था की है इस मामले में, अलायंस के मामले में, जो 3 सहयोगी उधर पूरब में, 1 सहयोगी पश्चिम में, ठीक ठाक है इनका इक्वेशन? देखिए लालचंद जी, राजनीति में एक लाइन अंग्रेज जी की पंक्ति है कि राजमार्ग पर चलने वाले रास्ता नहीं चुनते, रास्ता उन्हें खुद चुनता है। जी, राजनीति में जो भी है वो कोई भी अंधकार के युग में नहीं जाना चाहता। हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है, वो भविष्य की तरफ देखना चाहता है। सवाल इस बात का है कि एक 90 केजी का आदमी है, वो 10 केजी घट जाएगा तो 80 केजी का होगा। ठीक है, लेकिन अगर मॉस्क्यूटो वेट का है, 45 केजी का है, तो वो अगर 10 किलो घट गया तो आप क्या इशारों में बिल्कुल गंभीर बात कह रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा देश का जो माहौल है उसमें उत्तर प्रदेश कोई अलग द्वीप नहीं है। जो कुछ हो रहा है, बिहार में हुआ, उड़ीसा में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, ऐसा नहीं था। तब देश दूसरा था और आज देश दूसरा हो गया है। तब सवाल कुछ और थे, आज सवाल कुछ और हो गए हैं। हमेशा एक बात समझ लीजिए कि हर आदमी राम की तरह राजपाट छोड़ के वनवास नहीं लेता है। राजनीति में कोई नहीं है। राजनीति में वो लोग वही जाएंगे जहां भविष्य दिखाई पड़ेगा आज की तारीख में। इसलिए जो बीजेपी और इसकी तुलना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि चलिए मान लिया थोड़े बहुत बीजेपी के वोट कम भी हो जाते हैं, तो भी सवाल इस बात का है कि विकल्प क्या है।
और एक लाइन और है, जीवन कितना आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ पर सर थोड़ा सा आपका और मार्गदर्शन चाहूंगा। 2024 में कैसे लोगों ने सपा और कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे दी, ये तो देखना मैंने तो बताया आपको, मैंने बताया एक ऐसे भ्रमजाल में उलझ गए थे और जब वो भ्रमजाल टूटा उन लोगों को लगा कि ये तो गलत था, पर वो कह दिया ना कि बाबा की किताब ही खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए, मैंने आपसे कहा ना कि आप राम की मूर्ति रखिए और अंबेडकर की रखिए, आज भी ऐसा दलित तबका है जो अंबेडकर को ले जाएगा अगर उसमें दोनों में करना हो। तो वो जो तबका था इस भ्रमजाल में, वो काठ की हाड़ी की तरह एक बार जो चढ़ गया अब दोबारा नहीं चढ़ने वाला है। जिस मुद्दे का लाभ 2024 में क्षेत्रीय पार्टियों को मिला वही उनके लिए अभिशाप बनने वाला है। और देखिए महाराष्ट्र में बन भी गया था, क्योंकि जब 10 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, 10 सीटों पर जब उपचुनाव हुए थे तो वो एकदम बिल्कुल बदला हुआ दिखाई पड़ा था। मैं वही कह रहा हूँ, कैसी सीट बीजेपी निकाल गई, कुंदर की सीट। आप सुनिए, आप दलित पॉलिटिक्स महाराष्ट्र से ज्यादा कहीं नहीं। महाराष्ट्र में आ रहा हूं, लोगों को, महाराष्ट्र में यूपी से भी ज्यादा धक्का लगा था महाराष्ट्र में बीजेपी को। वहां के लोगों का भ्रम टूटा, उड़ीसा में टूटा, बंगाल में टूटा, आप सोच लीजिए, जहां पर बिहार में टूटा। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अचानक से कुछ ये नया हो जाएगा और दलित जो है वो ओबीसी की तरफ आएगा। अगर वो मायावती के कहने पर, अखिलेश के कहने पर नहीं ट्रस्टमस हुआ, आपकी तो बातों से जो मतलब निकल रहा है सर कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, सर ने कई राज्यों का उदाहरण दिया कि देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, देखिए और बाकी जगहों पर क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ। सर कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव का जो नतीजा था उससे यूपी के 2027 के नतीजे पर असर पड़ेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। प्रोफेसर धर्मेंद्र बताइए, 2024 में बहुत अच्छा आपने किया था, लेकिन 2027 में भी अच्छा हो, इसके लिए कांग्रेस के साथ तो तालमेल रखना ही पड़ेगा। और भी किसी को मिलाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी अगर आकर कहेंगे कि हमें भी मिला लो, जैसे बिहार में चिट्ठी लिख रहे थे, अब उन्होंने यूपी के लिए चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया है, मिलाएंगे? लालचंद जी, सबसे पहले तो राम कृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। जी जी जी। और एक पत्रकार अगर रेशनल ना हो तो ये बात कहने में कोई गलत नहीं होता है। मैं उम्र में बहुत छोटा हूं इनसे। जी जी जी। लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, जिन्होंने ऑन कैमरा आके बोला कि 400 सीटें हमारी आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। हाँ, बोला था। इस बात को इस वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कोट नहीं किया। नहीं तो आपने कोट किया, हमने बोल दिया कि हाँ बोला था। बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ 2024 संविधान को बदलना और संविधान बाबा की किताब को खत्म कर देना, दोनों में फर्क है। नहीं, और सर मुझे लगता है इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। संविधान में संशोधन तो मुझे लगता है 125 से ज्यादा बार हो चुका है, 150 के आसपास होने वाला होगा। लालचंद जी, मैंने इनकी वरिष्ठता को तो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। मेरे पास जो तर्क था मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, आपने जो बात कही वो हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। बिल्कुल, देश के लोग समझे। दूसरा, आपने उनमें जोड़ा कि जो उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, खासकर अभी मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करूंगा, फिर कहूंगा वरिष्ठ पत्रकार है, 27 लाख लोगों के वोट काटे गए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में यूपी में तो नहीं कटा। उसमें से अरे सुनिए तो सही, अब उस समय यूपी में तो आप लोगों ने कहा कि ये SIR हमें मदद करेगा। अरे जस्टिफिकेशन इनका बता रहा हूँ ना, इन्होंने सारा पूरा खिचड़ी बना के बताया ना पूरे देश। अच्छा, ठीक है, आप ये कह रहे हैं इस वजह से बंगाल जीत गए, है ना? डीडी न्यूज एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। मैं कह रहा हूँ 27 लाख लोगों का वोट काटने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने 6000 लोगों को बताया कि इनसे वोट डलवाइए, और एक वरिष्ठ पत्रकार महोदय उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि SIR के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरह से धांधली करती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी उसी के तहत हुआ। अरे तो इन्होंने बोला क्यों नहीं? ये वरिष्ठ पत्रकार है, मुझे बहुत सीनियर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी उसी के तहत हुआ। भाई इनको बोलना चाहिए ना। और वो 27 लाख की नौबत बंगाल में ही क्यों आई? सब जगह पर हुआ, कहीं नौबत नहीं आई क्योंकि पश्चिम बंगाल की उस समय की सरकार ने अधिकारी दिए ही नहीं, सहयोग किया नहीं, तो पेंडिंग हो गया। लेकिन लालचंद जी, आपके यूपी में तो ये नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, गुजरात में नहीं हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, केरल में नहीं हुआ। अरे तो लालचंद जी, इन्होंने जो जो एग्जाम्पल बताए मैं सारे को बता रहा हूँ ना एक करके। अच्छा, किस वजह से हुआ? ठीक है, उपचुनाव की बात कर रहे हैं। संक्षेप में हम रखिए क्योंकि अब समय भी कम हो रहा है, बाकी आपके दो सहयोगी भी बोलेंगे। हाँ, ये कुंदरकी का एग्जांपल बता रहे हैं
ये भी फिर मैं कहूंगा वरिष्ठ पत्रकार है, कुंदरकी में जो चुनाव में परसेंटेज ऑफ वोट होता है वो लगभग 60 से 65% होता है, और उपचुनाव में 32% पोलिंग करा करके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और पुलिस वाले एक महिला के छाती पे पिस्टल भी रख दिया एक पुलिस वाले ने। ये कैसे होगा, कैसे होगा प्रोफेसर धर्मेंद्र? प्रोफेसर धर्मेंद्र, जब आपकी सीटें बढ़ जाती हैं तो आप कहते हैं बड़ा अच्छा चुनाव हुआ। अरे लालचंद जी, आपने वो तस्वीर नहीं देखी? हाँ, पुलिस वाले की तस्वीर नहीं देखी? महिला की छाती पे पिस्टल लगा दिया था, आपने नहीं देखी? आपने चुनाव आयोग में की थी शिकायत, चुनाव आयोग का पूरा जवाब आया है, उस पर विस्तार से जवाब आया है। सपा ने शिकायत की थी उन उपचुनावों के बारे में, चुनाव आयोग का विस्तार से जवाब आया है। एक पुलिस अधिकारी किसी महिला मतदाता पे पिस्टल लगा के रोके, तो उसी समय उसको हटा दिया था, मुझे याद है, मैं उस दिन स्टूडियो में बैठा था, उसी समय उसको हटा दिया था। उससे बड़ी पोस्टिंग मिल गई उससे, यही तो दिक्कत है इनकी, जिसको हटाते हैं फिर दूसरी बड़ी पोस्टिंग देते हैं। अब दूसरी बात मैं रामपुर का कह रहा हूँ, और तीसरी मैं कह रहा हूँ क्या नाम है, मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी विधानसभाओं से, सुल्तानपुर से, अंबेडकर नगर से आकर के एक कार्यकर्ता ने 6 वोट डाले और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी बाकायदा। ठीक है, संजीव कौशिक जी, सर संजीव कौशिक जी की छोटी सी टिप्पणी। संजीव कौशिक जी, क्या लगता है सपा कांग्रेस के बीच सब कुछ सही ढंग से हो जाएगा? देखिए, ये तो होता ही है, इससे पहले भी हुआ है और इस तरह की चर्चा कोई खास नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा छिद्रान्वेषण करने की जरूरत हो। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिस तरह से पूरे अपने साधन संसाधन को उसने बंगाल में झोंक दिया था, ठीक वैसे भी यहाँ झोंकेगी। और दूसरी तरफ झोंकनी चाहिए, एक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए झोंकनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? अनिला सिंह जी, पूरी ताकत झोंक देंगे? वो लाओ लश्कर वो अनिला सिंह जी जल्दी से बताइए, पूरी ताकत झोंकी जाएगी उत्तर प्रदेश में? अनिला सिंह जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने क्या पूछा है। अनिला सिंह, ताकत झोंकने की ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ कौन कौन सी ताकत झोंकेंगे। अनिला जी बताइए, क्या आपने क्या पूछा, मुझे समझ नहीं आया। यूपी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे? नहीं, हम लोग तो निरंतर प्रयास करते ही रहते हैं, निरंतर कार्य करते ही रहते हैं, और चुनाव हमारे लिए चुनावी रण है। समय की कमी है। प्रोफेसर धर्मेंद्र, जल्दी से 5-10 सेकंड में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र, जल्दी से। मैं पूछना चाहता हूँ, चंपत राय और जिनके 8 लोगों के खिलाफ छोड़िए, चंपत राय के खिलाफ कोई अगर सबूत हो दे दीजिएगा एसआईटी को। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर धर्मेंद्र, अनिला सिंह जी, रामकृपाल सर और संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो बेहद महत्वपूर्ण, और ये बात भी सही है, सही कहा, कोई कसर कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, सपा रहे, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए, और छोड़नी भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जो भी कसर हो, जो भी कोशिश हो, फेयर हो, ये बिल्कुल सही है। इस बीच गठबंधन बना के लड़ना पड़ेगा, और सपा और कांग्रेस को अंदर की ये जो बयानबाजी है ना, तू मैं, इसको सुलझाना पड़ेगा, तभी मजबूत होकर जा पाएंगे। आज 5 की पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।